नमस्कार, मैं हूं पंकज श्रीवास्तव। सत्य हिंदी के खास कार्यक्रम सुनिए सच में आपका स्वागत है। आज जानेंगे सिंधु जल समझौता के बारे में, जो पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद स्थगित कर दिया गया है। मीडिया का एक हिस्सा दावा कर रहा है कि भारत सरकार के इस फैसले से पाकिस्तान बूंद बूंद पानी को तरस जाएगा। लेकिन क्या भारत अंतर्राष्ट्रीय समझौते को एक तरफा ढंग से नकार सकता है? और क्या नदियों की विशाल जलराशि को बिना बुनियादी ढांचा विकसित किए रोक पाना मुमकिन होगा? कहीं ऐसा तो नहीं कि यह सिर्फ आतंकी हमले की जवाबदेही से बचते हुए इससे उपजे गुस्से पर पानी डालने की सरकार की एक कोशिश है। बात करेंगे इन सभी मुद्दों पर, इस मुद्दे के सभी पहलुओं पर। तो आइए शुरू करते हैं इस तस्वीर से। ये आप जो देख रहे हैं, ये सिंधु नदी है। सिंधु नदी जिसका हिंदुस्तान से बहुत बड़ा नाता है, यानी ये वो नदी है जिसके नाम पर भारत का नाम हिंद या हिंदुस्तान पड़ा। यूनानियों ने इसे इंडस कहा, जिस पर भारत दुनिया भर में इंडिया के नाम से मशहूर हुआ। इस नदी के पानी का ज्यादातर हिस्सा पाकिस्तान के खेतों में हरियाली लाता है। लेकिन 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद दावा किया जा रहा है कि अब ये खेत बंजर हो जाएंगे। पाकिस्तान बूंद बूंद पानी को तरसेगा। वजह है भारत सरकार का एक फैसला। क्या है यह फैसला? इस तस्वीर से समझिए। यह तस्वीर प्रधानमंत्री है, इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह जी और यहां पर नजर आ रहे हैं एस जयशंकर, जो विदेश मंत्री हैं। ये कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की बैठक की तस्वीर है जो 23 अप्रैल को हुई। दरअसल पहलगाम में 22 अप्रैल को आतंकियों ने अंधाधुंध फायरिंग करके 26 सैलानियों की जान ले ली थी। इस हमले में करीब 20 लोग घायल भी हैं। भारत सरकार का मानना है कि इसके पीछे पाकिस्तान का हाथ है। तो 23 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में पाकिस्तान को कड़ा संदेश देने के लिए कुछ अहम फैसले हुए। ये फैसले क्या हैं, इन्हें जानना बेहद जरूरी है। बैठक के बाद विदेश सचिव ने तमाम फैसलों के साथ, जिसमें उच्चायोग के अपने कर्मचारियों की संख्या में कटौती थी, जिसमें कहा गया था कि जब वीजा जो मिलता है सार्क देशों के जो सुविधा के हिसाब से, अब वो नहीं मिलेगा। जो पाकिस्तान से आए हुए लोग हैं उन्हें जल्द वापस जाना होगा 1 मई के पहले। इस तरह के तमाम फैसले थे। लेकिन एक फैसला था जो सबसे ज्यादा चौंकाता है। विदेश सचिव ने इस फैसले के बारे में जानकारी दी है। एक तरह से पाकिस्तान को एक कड़ा जवाब है ये। इस आतंकवादी हमले की गंभीरता को समझते हुए सीसीएस ने फैसला किया है कि 1960 के सिंधु जल समझौते को तत्काल प्रभाव से स्थगित किया जाएगा, जब तक कि पाकिस्तान सीमा पार आतंकवाद के लिए अपने समर्थन को पूरी तरह और भरोसेमंद तरीके से बंद नहीं करता है। यह विदेश सचिव की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, उसमें यह ऐलान किया गया। और यह ऐलान ऐसा है जिसने काफी विवाद पैदा किया हुआ है। वैसे तो इसे पाकिस्तान के खिलाफ एक कड़ी कार्रवाई माना जा रहा है। मीडिया चिल्ला चिल्ला कर कह रहा है कि अब पाकिस्तान बूंद बूंद को तरस जाएगा। लेकिन सचमुच क्या सिंधु जल समझौते से बाहर निकलना आसान है? क्या कोई टोटी है जिसे बंद किया जा सकता है नदी के पानी को रोकने के लिए? क्योंकि नदियां तो गुरुत्वाकर्षण के जरिए बहती हैं, किधर जाती हैं और किधर नहीं जाती हैं उसका एक प्राकृतिक विज्ञान है। बहरहाल सिंधु समझौता चूंकि बहुत चर्चा में है, तो हम इसका थोड़ा जान लेते हैं कि यह समझौता है क्या और कब अस्तित्व में आया। 19 सितंबर 1960 को कराची में भारत और पाकिस्तान के बीच सिंधु जल समझौता हुआ था। भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तान के राष्ट्रपति अयूब खान ने इस पर हस्ताक्षर किए थे। इस समझौते में सिंधु समेत 6 नदियों के पानी के बंटवारे से जुड़ा जो एक तरह से मामला था वो तय किया गया था। और यह समझौता विश्व बैंक की मध्यस्थता में हुआ था। इसमें पूर्वी नदियां मानी गई, रावी, ब्यास और सतलुज। इन तीनों नदियों का नियंत्रण पूरी तरीके से भारत को दिया गया। यानी इन नदियों का जो पानी है उसका कैसा इस्तेमाल होगा ये भारत को तय करना है। और फिर पश्चिमी नदियां
सिंधु, चिनाब और झेलम, इनका नियंत्रण पाकिस्तान को दिया गया, लेकिन भारत को इनका सीमित उपयोग जैसे सिंचाई, बिजली उत्पादन या नौवहन की अनुमति है। यानी इनका थोड़ा सा इस्तेमाल कर सकता है भारत। कितना कर सकता है वो भी तय किया गया। पश्चिमी नदियों के कुल पानी का लगभग 80% हिस्सा पाकिस्तान को और 20% भारत को मिलता है। यानी उनमें भी 80% पाकिस्तान का है, 20% भारत का है। लेकिन नदी का पानी इस्तेमाल करना एक बड़े बुनियादी ढांचे या अधिसंरचना की मांग करता है। आप पानी का इस्तेमाल ऐसे नहीं कर सकते। उसके लिए आपको नहरों का जाल बिछाना पड़ता है, बांध बनाने पड़ते हैं, लिफ्ट कैनाल बनानी पड़ती है। तो कितना इस्तेमाल कर पाता है कोई अलग बात है, लेकिन आप इतना कर सकते हैं। यानी भारत 20% इन पश्चिमी नदियों के जल का इस्तेमाल कर सकता है। ये जो समझौता है ये दोनों देशों के बीच ये शांति का एक दुर्लभ उदाहरण माना जाता रहा है, जो 1965-71 और करगिल युद्ध के बावजूद टिका रहा। यानी इतने बड़े बड़े युद्ध हुए, 1971 में तो पाकिस्तान टूट गया, बांग्लादेश बन गया, लेकिन इस समझौते पर कभी कोई आंच नहीं आई। ये पहली बार है कि ये फैसला लिया गया है कि इस समझौते को भारत सरकार ने स्थगित कर दिया है, निलंबित कर दिया है। हालांकि ऐसी इच्छा भारत की ओर से पहले भी जताई जाती रही है। सवाल है कि समझौते की नौबत क्यों आई? दरअसल विभाजन के समय, जी हां, थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा, जब भारत को आजादी मिली और उसी समय विभाजन का दर्द भी उसे झेलना पड़ा, उस समय संसाधनों के बंटवारे का एक प्रश्न खड़ा हुआ और बहुत बंटवारे हुए, तमाम संपत्ति का बंटवारा हुआ। लेकिन जैसा आपने सुना होगा वो गाना, पंछी नदियां पवन के झोंके, कोई सरहद ना उन्हें रोके। तो नदियों के साथ मनमर्जी करना आसान नहीं था। बाढ़ में जो पानी सब बर्बाद कर देता है, वही सूखे में नियामत बन जाता है। लोग अपनी जरूरत से तय करते हैं कि पानी कब चाहिए और कब नहीं चाहिए। पाकिस्तान का पंजाब और सिंध क्षेत्र जिन नदियों पर निर्भर था, वे भारत से गुजरती है या उनका उद्गम भारत में है। पाकिस्तान को डर था कि भारत इन नदियों को नियंत्रित कर सकता है। ऐसे में जल विवाद हल करने के लिए उसने अंतर्राष्ट्रीय मदद मांगी और यहीं से हम जानते हैं कि सिंधु जल समझौते का क्या है इतिहास। तो 1949 में अमेरिकी विशेषज्ञ डेविड लिलियंथल ने इससे तकनीकी रूप से हल करने का सुझाव दिया। यानी ये एक विशेषज्ञ सुझाव था कि आप इस पानी का दोनों देश कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, और फिर विश्व बैंक ने इसमें हस्तक्षेप किया। 1951 से मध्यस्थता शुरू की उसने और 9 साल की बातचीत के बाद 1960 में यह सिंधु जल समझौता हो पाया। इसका उद्देश्य था कि दोनों देशों के बीच पानी को लेकर कोई तनाव ना हो और कभी युद्ध की नौबत ना आए। यानी भारत और पाकिस्तान पानी के बंटवारे के सवाल पर एक अंतर्राष्ट्रीय समझौते से बंधे हैं। यानी यह सिर्फ दो देशों का मामला नहीं है। सिंधु समेत 6 नदियों में चिनाब, झेलम, रावी और व्यास का उद्गम तो भारत है, खासतौर पर हिमाचल और जम्मू कश्मीर में। लेकिन सिंधु और सतलुज का उद्गम एक तीसरे देश में है और यह तीसरा देश एक खास महत्व रखता है इस क्षेत्र में। कौन है वो देश? यहां समझिए, वो देश है चीन और उसका ये इलाका है तिब्बत। सिंधु नदी यहां से आप देख रहे हैं, यहां से उसका उद्गम है और ये जो सफेद रेखा है ये सिंधु नदी की पूरी रेखा है जो अरब सागर पाकिस्तान से होते हुए ये नदी जाती है। और वैसे ही यहां पर सतलज भी है। सतलज को आप देख सकते हैं जो यहां से निकलती है राकस ताल से, और सिंधु नदी का उद्गम बोखरचू ग्लेशियर कहा जा रहा है। तो ये राकस ताल से निकलते हुए ये भी पंजाब को पार करते हुए पाकिस्तान जाती है और फिर वहां से अरब सागर में गिरती है। ये पूरा जो एक प्राकृतिक सिद्धांत है या जो कहा जाए कि जो गुरुत्वाकर्षण है उसके सहारे नदियों का रास्ता कुदरत तय करती है। तो ये कहाँ से बहेंगी, कैसे बहेंगी, ये बहुत कुछ हमारी जो धरती की संरचना है क्षेत्र की, जहाँ पहाड़ हैं, जहाँ पर पठार हैं और फिर मैदान भी है, वहाँ से ये कैसे गुजरेगी, ये एक प्राकृतिक एक रास्ता है। तो तिब्बत तीसरा देश यानी चीन, इस विवाद में ये तीसरा कोण है और वो कोण चीन का है। और चीन को आप समझ ही रहे हैं कि
इस समय इस क्षेत्र में, पूरे खासतौर पर दक्षिण एशिया में, वो किस स्थिति में है। तो सिंधु नदी का जो उद्गम है तिब्बत में, ये मानसरोवर के पास है और जैसा मैंने आपको बताया यहाँ से वो निकल रही है, और वैसे ही राकशताल से ये सतलज भी निकलती है। यानी सिंधु और सतलज के उद्गम पर चीन का नियंत्रण है और चीन इस समझौते में शामिल नहीं किया गया है। तो अगर चीन इन नदियों पर पानी रोकने के लिए बांध बना लेता है तो भारत और पाकिस्तान दोनों को नुकसान हो सकता है। चीन पहले से ही ब्रह्मपुत्र और मेकांग नदियों पर आक्रामक रुख दिखा चुका है, इसलिए यह खतरा वास्तविक भी है। वैसे चीन और पाकिस्तान भारत के खिलाफ एक साझा मोर्चे पर हैं, ऐसा लगता है। फिलहाल की जो पूरी स्थिति है उसमें पाकिस्तान और चीन में गलबहियां हैं और वो मोर्चा भारत के खिलाफ बनता है। बहरहाल देखते हैं कि सिंधु जल समझौते की कानूनी स्थिति क्या है और क्या भारत इसे एक तरफा निलंबित कर सकता है। यानी ये समझौता तोड़ना कितना आसान है या कितना मुश्किल। तो कानूनी स्थिति क्या है? समझौते में एक तरफा निलंबन का कोई प्रावधान नहीं है। यानी भारत ने अगर कहा तो ये एक कानूनी समस्या पैदा हो सकती है कि आप इस समझौते को एक तरफा ढंग से नहीं तोड़ सकते। हालांकि कुछ विशेषज्ञों का कहना है कि जो वियना संधि है 1969 की, उसकी एक धारा 62 है जिसमें विशेष परिस्थितियों में बदलाव को देखते हुए, जैसे आतंकवाद की घटनाएं हों, तो फिर भारत इस संधि से पीछे हट सकता है। लेकिन ये एक राय है। इसके अलावा इसमें विश्व बैंक की भी भूमिका है। समझौते में जो विश्व बैंक की भूमिका की बात की मैंने, तो इस समझौते का चूंकि वो मध्यस्थ है, भारत के एक तरफा कदम से पाकिस्तान विश्व बैंक या अंतरराष्ट्रीय मंचों पर जा सकता है। यानी अगर ये बात आगे बढ़ी तो पाकिस्तान के पास एक मौका होगा कि वो वर्ल्ड बैंक के पास जाए या फिर जो इंटरनेशनल फोरम है या जो अंतर्राष्ट्रीय अदालतें हैं उसमें भी इस मुकदमे को रख सकता है कि भारत ने एक तरह से संधि को एक तरफा ढंग से तोड़ा। तो फिर वास्तविकता क्या है? वास्तविकता है कि संधि को पूरी तरह रद्द करना बेहद एक जटिल मसला है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय कानून से यह समझौता बंधा हुआ है। भारत ने पहले 2023 में संधि में संशोधन की मांग की थी, जैसा मैंने कहा कि पहले भी ऐसी चर्चा हुई, लेकिन अब जो निलंबन का एक फैसला हुआ है ये एक बड़ा कदम है। उधर पाकिस्तान ने हमेशा की तरह आतंकी कार्रवाई से अपना हाथ होने से पूरी तरह से इनकार किया है और सिंधु समझौता निलंबित करने की भारत की घोषणा पर तीखी प्रतिक्रिया जताई है। पाकिस्तानी मीडिया और विशेषज्ञ इसे पानी की जंग करार दे रहे हैं। पाकिस्तान का कहना है कि यह समझौता उसकी लाइफलाइन है और भारत का यह कदम अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन है। लेकिन सवाल फिर वही कि पानी जो कभी कभी सैलाब भी बन जाता है, उसे कैसे रोका जा सकता है? इसे लेकर वाकई सवाल उठ रहे हैं कि क्या भारत पानी रोक सकता है? आइए देखते हैं। दरअसल इसके लिए बुनियादी ढांचे की जरूरत होगी। भारत के पास पूर्वी नदियों यानी रावी, ब्यास, सतलुज पर पहले से ही भाखड़ा, पोंग और रणजीत सागर जैसे बांध हैं जो पानी को रोकते हैं और पानी का करीब 95% पानी का भारत उपयोग करता है। लेकिन जो बाकी 5% है जो लगभग 2 मिलियन एकड़ फीट है, थोड़ा मोड़ा नहीं, 5% भी 2 मिलियन यानी 20 लाख एकड़ फीट पानी को रोकने के लिए अभी व्यवस्था नहीं है। इसके लिए अतिरिक्त बैराज और नहरें चाहिए। अब जरा पश्चिमी नदियों की बात करिए जिनका नियंत्रण पाकिस्तान के पास है। इनका पानी रोकना बेहद मुश्किल है क्योंकि भारत को सिर्फ सीमित उपयोग की अनुमति है। बड़े बांध बनाने में सालों लगेंगे और यह संधि का उल्लंघन होगा। यानी आप बांध एक तो बनाना मुश्किल है और अगर बनाएंगे भी आप तो उसमें कितने साल लगेंगे ये कहना मुश्किल है। तो अब वर्तमान स्थिति पर देख लेते हैं। भारत ने उझ और रावी ब्यास लिंक जैसी परियोजनाओं पर काम शुरू किया है, लेकिन पूर्ण रूप से पानी रोकने के लिए अभी और बुनियादी ढांचा चाहिए और उसमें तो अरबों डॉलर लग सकते हैं और कितने दशक लगेंगे ये कहना भी जरा मुश्किल है। बहरहाल अगर पाकिस्तान इसी तरह आतंकी कार्रवाइयों को शह देता रहा तो पानी रोकना कभी न कभी तो भारत की प्राथमिकता बन सकता है। तब शायद बुनियादी ढांचा भी तेजी से विकसित हो। तो
अगर ऐसा हुआ, भारत पानी रोक पाएगा, तो फिर पाकिस्तान पर क्या असर होगा और भारत को क्या फायदा या नुकसान होगा, इस पर भी एक नजर डालते हैं। पाकिस्तान की 80% कृषि भूमि यानी 16 मिलियन हेक्टेयर सिंधु नदी प्रणाली पर निर्भर है, यानी सिंधु का जो पूरा बेसिन है या वहां पर जो खेती होती है उसमें वहां की 80% कृषि भूमि आ जाती है। 93% पानी सिंचाई के लिए इस्तेमाल होता है, जिसके बिना जो खाद्य उत्पादन है यानी अनाज उत्पादन है पाकिस्तान का, वो बुरी तरह प्रभावित होगा, ठप हो सकता है, आप कह सकते हैं। फिर इससे पाकिस्तान में अशांति और आर्थिक संकट बढ़ सकता है। स्वाभाविक है, पानी एक बहुत बुनियादी जरूरत है और कराची, लाहौर जैसे शहरों में पानी की किल्लत और बिजली उत्पादन रुक सकता है। यानी एक काफी गंभीर कदम होगा अगर पानी रोक पाया भारत, तो फिर भारत को क्या फायदा होगा या भारत को कोई नुकसान भी हो सकता है, ये भी देखते हैं। यह पाकिस्तान पर दबाव बनाने की एक रणनीतिक हथियार हो सकता है। यानी अगर आपने पानी रोका और भारत अपने हिस्से का जो बचा हुआ पानी है, विशेषकर रावी का, उसे पंजाब और हरियाणा में सिंचाई के लिए इस्तेमाल कर सकता है। जाहिर है इसका काफी फायदा होगा अगर हरियाणा और पंजाब के किसानों को ये अतिरिक्त पानी मिल जाए। लेकिन कुछ नुकसान भी हैं। नुकसान, अंतर्राष्ट्रीय समुदाय खासकर विश्व बैंक भारत के खिलाफ दबाव बना सकता है और इसका फिर चीन फायदा उठाएगा और अपनी नदियों पर और बांध बना सकता है, जिससे भारत को नुकसान हो सकता है। और सबसे बड़ी बात, लंबे समय में यह कदम भारत पाकिस्तान संबंधों को और खराब कर सकता है। यानी दो पड़ोसी जो अपनी पोजीशन यानी जो भौगोलिक पोजीशन है उनकी, उसमें बदलाव नहीं ला सकते, उनके संबंध और खराब हो सकते हैं। और ये कितने खराब हो सकते हैं ये हम जानते हैं कि पहले कितने युद्ध हुए हैं दोनों के बीच, तो स्थिति बहुत गंभीर हो सकती है। बहरहाल इतना तो तय है कि सिंधु जल समझौते को स्थगित करने का ऐलान करना जितना आसान है, उसे लागू करना उतना आसान नहीं है। बहरहाल आतंकी हमले के बाद भारत सख्त कदम ना उठाए तो उसकी संप्रभुता पर सवाल उठेंगे। इस समय खासतौर पर पूरा देश गम और गुस्से से भरा हुआ है। कश्मीर का अवाम भी पाकिस्तान के खिलाफ सड़कों पर नारे लगा रहा है। कश्मीर घाटी में बाजार बंद करके उसने अपना गुस्सा जताया है। जाहिर है सरकार पर दबाव है और बात युद्ध तक पहुंच जाए ऐसी बातें हो रही हैं। लेकिन दो एटमी ताकतों के बीच युद्ध का क्या मतलब हो सकता है, इस पर थोड़ा सा दिमाग लगाइए तो कुछ तस्वीरें सामने आ जाएंगी। हम उस पर फिलहाल चर्चा नहीं करेंगे। बेहतर हो कि पाकिस्तान का सत्ता और सैन्य प्रतिष्ठान स्थिति की गंभीरता को समझे और उस रास्ते पर चलने से बाज आए जिसने उसके सीने पर एक फेल्ड स्टेट यानी एक नाकाम राज्य का तमगा लटकाया हुआ है। आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है कि सच तलाशने का हमारा ये प्रयास आपको पसंद आ रहा होगा। तो अब दीजिए इजाजत और बने रहिए सत्य हिंदी के साथ। नमस्कार। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.